गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल आज फिर महंगा हुआ। पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे, वहीं डीजल 35 पैसे महंगा हो गया। दिल्ली में 30 पैसे लीटर हुआ महंगा हुआ पेट्रोल। वहीं 7 दिनों में छठी बार ये बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी पेट्रोल में 3 रुपये 91 पैसे और डीजल में 4 रुपये 10 पैसे। अलग अलग मेट्रोज पर नजर डालें तो दिल्ली में 99 रुपये 41 पैसे पेट्रोल, डीजल 90 रुपये 77 पैसे, मुंबई में 114 रुपये 19 पैसे पेट्रोल तो डीजल 98 रुपये 50 पैसे, कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपये 85 पैसे तो डीजल 93 रुपये 92 पैसे, चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपये 18 पैसे तो डीजल 95 रुपये 33 पैसे। खाली डीजल अकेला या पेट्रोल अकेला ये नहीं है कि वो आदमी को खाली ट्रैवलिंग पे फर्क कर रहा है। हर चीज का प्राइस बढ़ेगा। दूध का ऑलरेडी 2 रुपये बढ़ा दिया है। आप देखो, अब प्राइसिंग जो दालों का है वो बढ़ता जा रहा है। सिर्फ उसी का कि ये ट्रैवलिंग का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, वो सारा इसी पे डिपेंड करता है कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं कि आगे आगे तो हो सकता है लोग बस चला भी ना पाए गाड़ियाँ और ये, क्योंकि 100 रुपये के आसपास चल रहा है। आगे आगे बढ़ते ही चला जाएगा तो फिर आदमी मैनेज कैसे कर पाएगा। जहाँ रुका हुआ था वहीं रोक देना चाहिए था। अब बढ़ते जाएगा तो इंसान गाड़ी छोड़ के बस पैदल चलना स्टार्ट करेगा, बस अब कुछ कर नहीं सकता। सरकार को ये सोचना चाहिए कि पेट्रोल का दाम कम करे, डीजल पेट्रोल का दाम, तभी हर चीज सस्ता हो जाएगा। अभी तो बहुत महंगा चल रहा है, अब आने वाले दिन में तो और क्या होगा। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर वो एक तरफ से अगर बढ़ा रहे हैं, अगर इस तरफ से दाम बढ़ा रहे हैं तो वो कंपनीज की तरफ भी देखना, प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखे कि भाई प्राइवेट सेक्टर वाले बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे। अब आदमी की सोर्स ऑफ इनकम उतनी है और आप उसको बढ़ा रहे हो। पेट्रोल को डीरेगुलेट किया जाए, ये फैसला जब मनमोहन सरकार ने पहली बार किया था उस दौरान ये सवाल उठा था और ये सुझाव सरकार के सामने रखे गए थे कि सरकार को एक सीलिंग भी साथ में तय करनी होगी कि किस स्तर पर अगर पेट्रोल की कीमत पहुंचती है तो उसके बाद सरकार हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि सरकार पूरी तरह ये नहीं कह सकती कि हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को डीरेगुलेट कर दिया है। उस वक्त कोई स्पष्ट जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया था। आज भी इस पर कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकारें हस्तक्षेप करती रही हैं और आपने देखा होगा कि पिछले साल जब पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में 100 रुपये प्रति लीटर से काफी ऊपर चली गई थी तो सरकारों ने हस्तक्षेप किया था। और केंद्र सरकार ने पहले किया 4 नवंबर को, जब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि कई राज्य सरकारों ने, 20 से ज्यादा राज्य सरकारों ने अपने अपने वैट भी घटाए थे। तो सरकारों ने हस्तक्षेप किया है। जब किसी एक सीमा के ऊपर चली जाती है, वो हस्तक्षेप उस वक्त हुआ था जब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत मुझे लगता है 107-108 रुपए प्रति लीटर थी। आज कीमत एक बार फिर से 100 रुपए के करीब पहुंच रही है। और आप देखिए पिछले 7 दिन में, मैं कैलकुलेट कर रहा था, दिल्ली में पेट्रोल 4 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है और डीजल जो है वो 4 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आज महत्वपूर्ण खबर ये है कि अभी फिलहाल यानी 5 मिनट पहले जो ब्रेंट क्रूड इंडेक्स है उसका जो बेंचमार्क रेट है वो $114 के आसपास प्रति बैरल है, जो कल $117 के आसपास था। यानी मामूली गिरावट अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में रजिस्टर हुई है। और ये ट्रेंड अगर बरकरार रहता है तो मुझे लगता है कि वित्तीय बोझ कम होगा तेल कंपनियों पर और संभव है कि वो कुछ राहत के बारे में सोचें। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि वित्त मंत्री ने बहुत स्पष्ट पिछले शुक्रवार को ही संसद में कहा कि अगर 15 दिन का औसत अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ऊंचे स्तर पर रहता है तो हमें इस बोझ को सहना होगा। यूक्रेन युद्ध से पहले ही इन्फ्लेशन जो है वो 6% के आसपास था, जिसको लेकर काफी चिंता थी। वो एक अपर सीलिंग माना जाता है 6% जो आरबीआई ने तय किया है और उसको लेकर चिंता थी। और यूक्रेन युद्ध की वजह से जो ये संकट है ये और बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि डीजल का सीधा असर ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट पर पड़ता है। और आज संसद में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि की जा रही है, इस मसले पर वो चाहते हैं कि संसद में चर्चा हो और सरकार स्पष्टीकरण दे कि क्यों ऐसे वक्त पर जब महंगाई पहले से ही ऊंचे स्तर पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार तेल कंपनियां बढ़ाती जा रही हैं और इसकी वजह से देश में महंगाई और बढ़ेगी, आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि संसद में जब विपक्ष की तरफ से आज फिर इस मसले को उठाया जाएगा तो इस पर सरकार का क्या रूप होता है। निजीकरण के खिलाफ 28 और 29 मार्च को यानी आज और कल कई कर्मचारी संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। 2 दिन के भारत बंद में बैंकों के कर्मचारी संगठन प्रमुख रूप से शामिल होंगे, जबकि दूरसंचार, तेल कंपनियों, कोयला और स्टील कंपनियों,
डाक विभाग और बीमा कंपनियों के कर्मचारी संगठन भी इन 2 दिन के हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। रेलवे और रक्षा विभाग के कर्मचारी संगठन भी इन 2 दिन के हड़ताल को देश भर में कामयाब बनाने के लिए जुट गए हैं। अब चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें केंद्रीय सिविल सेवा के अनुरूप होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल चंडीगढ़ में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि कर्मचारी लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि इसके बाद चंडीगढ़ में कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र 58 साल से बढ़कर 60 साल हो जाएगी। 1 अप्रैल से कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने लगेगा। आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने इस फैसले पर सवाल उठाए। आपकी सेवानिवृत्ति की वय बढ़ जाएगी, 58 की जगह 60 हो जाएगी। शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी कर्मचारी अधिकारी जो है, शिक्षा संस्थान के शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षण संकाय के सभी का निवृत्ति का आयु 65 हो जाएगा और बाल शिक्षा के भत्ते के भी आप लोग हकदार हो जाएंगे। और महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर के लिए 1 साल की जगह 2 साल की छुट्टी भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि जब तक राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, अमित शाह ने चंडीगढ़ की कमान नहीं ली। 2017 से 2022 तक पंजाब में कांग्रेस का शासन था। अमित शाह ने तब चंडीगढ़ की शक्तियां नहीं छीनी थी। जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, अमित शाह ने चंडीगढ़ की सेवाएं छीन ली। आपके बढ़ते कदमों से बीजेपी डर गई है। बीरभूम हिंसा के मामले में रविवार को सीबीआई ने टीएमसी के स्थानीय नेता अनवारुल हुसैन से पूछताछ की। ममता बनर्जी ने बीरभूम के दौरे के दौरान कहा था कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने वादा किया था कि उनकी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट अनवारुल हुसैन को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पुलिस को इस घटना की सूचना नहीं दी थी। सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ के लिए ले जाते वक्त अनवारुल हुसैन ने कहा कि उनके खिलाफ विरोधियों की साजिश है। चश्मदीदों ने अनवारुल हुसैन पर आरोप लगाया कि उन्होंने हिंसक भीड़ की मदद की। बीरभूम हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। बीरभूम हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें अब भी इसके पीछे साजिश नजर आ रही है। सीबीआई ने जांच संभाल ली है, यह अच्छा फैसला है, लेकिन अगर वो सिर्फ बीजेपी के निर्देशों का पालन करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, त्रिपुरा और असम में भी हुई हैं। इन जगहों पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाने तक नहीं दिया गया, लेकिन हमने बीरभूम में किसी सियासी दल के नेताओं को जाने से नहीं रोका। गैर बीजेपी पार्टियों के मोर्चे की जहां तक बात है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए एक बड़ी भूमिका देख रही हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि राज्य की कानून व्यवस्था ममता बनर्जी के काबू में नहीं है। बीरभूम जिले का बागतोई हत्याकांड ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बुरा साबित हो सकता है। उनके राजनीतिक विरोधी इस मसले पर खुलकर कानून व्यवस्था के हालात पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था पर ममता बनर्जी का नियंत्रण नहीं रह गया है और हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी इस हत्याकांड के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, क्योंकि राज्य का गृह विभाग भी उनके ही पास है। उन्होंने इस आधार पर ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग लिया है। हम लोग का जो मांग है, गृह मंत्री को अपनी पद छोड़ना पड़ेगी। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जो मर्डरर है उसको अरेस्ट करने से काम नहीं होगा। जो कॉन्स्पिरेटर है, पीछे जो है, उसको भी अंदर लेना चाहिए, कानून के अंदर आना चाहिए। बंगाल में विपक्षी कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रही है। कांग्रेस का भी आरोप है कि राज्य की खराब होती कानून व्यवस्था के लिए ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं। I have proposed to the President of India that at least मैं भारत के राष्ट्रपति से आग्रह करता हूं कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य को काबू में रखने के लिए अनुच्छेद 355 को लागू करें। In order to restrain this slide of this government, the major perception problem if
ममता के सामने राज्य की छवि को बचाना बड़ी चुनौती है। अगर वो 2024 में खुद को बीजेपी के मुकाबले प्रधानमंत्री के वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर देखती है तो उन्हें बंगाल की छवि दुरुस्त करनी होगी। अगर आप मोदी को देखें तो वे मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और कॉरपोरेट को ये समझाने में कामयाब रहे थे कि राज्य में निवेश के मामले में वो जो दावा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। whether it's middle class, upper middle class or the top corporate sector that उधर तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ममता बनर्जी अडानी समूह के ताजपुर पोर्ट जैसे बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बंगाल की छवि सुधारने में जुटी हैं। अगले लोकसभा चुनाव से पहले ममता के सामने गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस पार्टियों में बड़ी भूमिका के लिए कई दावेदार हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल तेजी से उभरे हैं, जिनकी अब 2 राज्यों में सरकारें हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही अरविंद केजरीवाल को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटी हुई है। आपका दावा है कि बीजेपी और गैर बीजेपी मुख्यमंत्री जैसे ममता बनर्जी उसकी कई योजनाओं की नकल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक विरोधियों को लगता है कि बगतुई गांव में हुई हादसा जिसमें बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है, ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी होती है और ऐसा लगता है कि तृणमूल के अंदर जो गुटबाजी है, जो राइवलरी है, वो ममता बनर्जी के कंट्रोल बाहर है, तो शायद ये उनके 2024 के जो नेशनल एम्बिशंस है उस पर असर डाल सकती है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ बोक्तोई विलेज से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक शख्स ने हमला कर दिया। नीतीश कुमार बख्तियारपुर में एक प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, तभी उस शख्स ने पीछे से नीतीश पर मुक्का मारने की कोशिश की। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। शुरुआती जांच में पाया गया कि आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोपी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार संकट में है। अपने कई सांसदों के बागी होने और गठबंधन में शामिल दलों के साथ छोड़ देने से इमरान खान अल्पमत में आ गए हैं। रविवार को भी इमरान खान को एक बड़ा झटका लगा। सरकार में उनके सहयोगी और कैबिनेट मंत्री शाहजान बुख्ती ने इस्तीफा दे दिया। शाहजान बलूचिस्तान की जमहूरी वतन पार्टी के नेता हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सोमवार को इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना है, यानी आज। लेकिन उससे ठीक पहले इस्लामाबाद में इमरान खान ने कल एक बड़ी रैली की। रैली में इमरान खान ने कहा कि पहले दिन से उनकी सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ पर हमला करते हुए कहा कि हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन वो चोरों को माफ नहीं करेंगे। हम हमेशा हक के साथ, छोटा चोर मुल्क को तबाह नहीं करता, बड़ा डाकू मुल्क को तबाह करता है। जिस तरह के ये 3 स्टूजेस, ये 3 चूहे, ये जो इकट्ठे हुए हैं, क्या जिस तरह मेरी कॉल पे ठीक करेगा सब कप्तान नया बनेगा, ये मुल्क इस मुल्क का खून चूस रहे हैं। इनकी अरबों डॉलर्स, रुपए की नहीं, इनकी डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, इनके ऑफशोर बैंक अकाउंट्स हैं, और ये सारा ड्रामा हो रहा है कि किसी तरह जनरल मुशर्रफ की तरह इमरान खान घुटने टेक के इन सबको एनआरओ दे दे। ये सारा ड्रामा है। पहले दिन से ब्लैकमेल करने की कोशिश है। जब मौका मिलता है हुकूमत को गिराने की सिर्फ एक वजह से कोशिश करते हैं कि जनाब हम कोई खास अल्लाह के मखलूक हैं, हम चोरी करें, डाका मारें, इनको कोई खास ऐसी मखलूक है कि इनको सब कुछ माफ हो जाना चाहिए। और जनरल मुशर्रफ ने जो इस कौम पे जुल्म किया, इनके प्रेशर में आके अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए उसने इस मुल्क के ऊपर जो जुर्म किया, इन चोरों को एनआरओ दिया, उसकी वजह से लूट मार हुई 10 साल। आज जो हम बोझ उठा रहे हैं, हम जो इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे जो हम बोझ उठा रहे हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इनको एनआरओ दिया। तो ये तैयार हो जाए नौजवानों, इमरान खान जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। आतंकियों द्वारा निशाना बनाकर हत्या करने की घटनाएं बढ़ने के बाद से दक्षिण कश्मीर में पंचायत सदस्यों में दहशत बढ़ गई है। मार्च महीने में ही अब तक 3 पंचायत सदस्यों की आतंकियों ने हत्या कर दी। इससे कश्मीर के गांव में हजारों पंच और सरपंच अपनी हिफाजत को लेकर परेशान हैं। आने वाला वक्त में क्या जवाब दूंगा लोगों को। शोपियां जिले के एक दूर दराज के गांव में ये पंचायत सदस्य लोगों की समस्याओं को सुनने और सुलझाने के लिए बाहर जाने से ही घबरा रहे हैं। फायदा कुछ नहीं। दक्षिण कश्मीर के गांवों के हजारों पंचायत सदस्यों को डर है कि न जाने कौन आतंकियों का अगला निशाना बन जाए। मार्च महीने में ही अब तक 3 पंचायत सदस्यों की आतंकी हत्या कर चुके हैं। गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रहा, हमें ऐसे बुला रहा है जैसे बकरी का बकरा बना रहा। कोई हमारी हिफाजत नहीं, कोई हमारी सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। आज 15 रोज हो गया मेरे आंगन में जो सरफी वाला हमारा अपना भाई का लड़का चिचेरा भाई का वो मार लिया। हमारा अयाल भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है, बिलादरी भी परेशान है। हाल के हमलों के बाद कई पंचायत सदस्य अपनी जान के डर से सुरक्षा घेरों में रह रहे हैं। कई गांवों के सरपंच जम्मू के सुरक्षित माने जाने वाले पुंछ और राजौरी जिलों में चले गए हैं। कितने सरपंच आप भाग गए हो यार? हम लतीफ जागल है एक, और दूसरा है वो मंजूर खेपड़। हम 3-4 भाग कर यहाँ आए हुए। कश्मीर घाटी में करीब 20,000 पंचायत सदस्य हैं। सरकार के लिए हर पंच या सरपंच को सुरक्षा दे पाना संभव नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि वो उनकी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जहाँ जहाँ पर जिस तरह की असेसमेंट है सिक्योरिटी एजेंसीज की, उसके मुताबिक सिक्योरिटी के इंतजाम जगह जगह पर किए गए हैं, हर जिले में किए गए हैं। जहाँ आगे भी जरूरत होगी उन इंतजामों को और भी पुख्ता किया जाएगा। गांव के सरपंचों का कहना है कि जान के डर से वो अपने सामान्य काम भी नहीं कर पा रहे हैं। टारगेट बना रहे हैं 5 और सरपंच बना रहे हैं। मेरे 8 पंच हैं और सरपंच, और मैं डिप्टी सरपंच हूँ। लेकिन हम हल्के में जाते, डेवलपमेंट करते, लोगों के काम करते, लेकिन बिल्कुल हमें थ्रेट मिल रही है। हम डरते हैं कैसे, हमारा परिवार जो है बिल्कुल इस वक्त थ्रेट में है। पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों की संख्या कम हुई है, लेकिन कश्मीर में अभी भी आतंक और मिलिटेंसी जारी है और इसका खामियाजा आम लोगों, पॉलिटिकल वर्कर और पंचायत मेंबरों को उठाना पड़ता है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ऑस्कर के मंच पर आज एक कुछ नया देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया। मंच पर विल स्मिथ, जिन्होंने इस बार का ऑस्कर भी जीता, उन्होंने जाकर होस्ट को एक करारा थप्पड़ रसीद कर दिया। होस्ट ने उनकी पत्नी पर जोक मारा था, जिसके से गुस्से में आकर विल स्मिथ अपनी कुर्सी से उठे, होस्ट तक गए और उसे एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें विल स्मिथ अपनी कुर्सी से उठे, उस तक गए और उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। प्रशांत सिसोदिया हैं हमारे साथ। प्रशांत, जब भी कोई ऐसी तस्वीर आती है तो पहले यह लगता है कि यह सब कुछ स्क्रिप्टेड है, लेकिन ऐसा था नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शारिक, क्योंकि हम जब देखते हैं, जब भी हिंदुस्तान में भी अवार्ड होते हैं तो बहुत सारे जोक्स के मारे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां पे लगता है कि ये शायद स्क्रिप्टेड होगा और इसको पहले से अरेंज किया गया होगा, लेकिन ये देख के ऐसा लगा नहीं। क्योंकि विल स्मिथ, जब क्रिस रॉक जो प्रेजेंटर थे, उन्होंने जब जोक किया विल स्मिथ की वाइफ के ऊपर, जाडा स्मिथ के ऊपर, तो पहले तो वो भी हंसती हुई नजर आई और वो विल स्मिथ भी हंसते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद वो सीधा दन दनाते हुए स्टेज पर गए और उन्होंने एकदम थप्पड़ मारा और उन्होंने बोला भी भीड़ से चिल्ला के कि मेरी पत्नी को इस सबसे बाहर रखो। उन्होंने जो क्रिस रॉक थे, उन्होंने एक्चुअली उनकी वाइफ का जो लुक था उसको कंपेयर किया था डेमी मूरे के एक जो फिल्म का कैरेक्टर था उससे, और उसके ऊपर उन्होंने उसको जो तंज था या कहें सटायर मारा, और जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया और वो जाके उन्होंने फटाक से एक थप्पड़ रसीद कर दिया उनके चेहरे पे क्रिस रॉक के। तो लेकिन जैसा आपने कहा कि स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन कोई इसके ऊपर क्लैरिटी या कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। अवार्ड खत्म भी हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ।
तो यही माना जा रहा है कि सीरियसली ही उन्होंने ये किया, सीरियसली उन्होंने थप्पड़ मारा। जी शारिक। प्रशांत, अभी मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल में, तो उसमें था कि होस्ट ने उनको अपोलोजाइज किया उसके बाद, और बीच में किसी ने बीच बचाव भी किया तो शायद मामला शांत हुआ। क्या ये खबर है, पक्की है ये? जी नहीं, क्योंकि जो वीडियो क्लिप्स अभी तक आ रहे हैं उसमें वो सिर्फ इतना ही दिखाया गया कि वो गए और उन्होंने उनको थप्पड़ मारा, लेकिन बीच बचाव और क्लैरिफिकेशन जो है वो अभी तक कोई नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी देखते हैं कि शायद बाद में कोई क्लैरिफिकेशन आए, लेकिन अभी तक तो किस तरह की खबर नहीं है। जब उनकी पत्नी पर वो जोक मारा गया था तो एक शॉट उनकी पत्नी का, विल स्मिथ की पत्नी का भी आया था, जिसमें उनके चेहरे का रिएक्शन साफ बता रहा था कि उन्होंने इसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया, काफी अनॉयड दिख रही थी। जी पहले तो विल स्मिथ भी हंसते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो चेहरे के एक्सप्रेशन से बदले और उसके बाद उन्होंने जाके जो अपना एक्शन था वो दिखाया स्टेज पर जाके, जब उन्होंने थप्पड़ मारा। जाहिर सी बात है उनकी जो पत्नी है वो एक बीमारी से जूझ रही हैं, एलोपेशिया से, और शायद इसीलिए उनको ये जोक है वो पसंद नहीं आया होगा, और इसीलिए विल स्मिथ ने ये कदम उठाया। शारिक, उनके सर शेव किए जाने पर ही यह मजाक था, जबकि वो किसी बीमारी की वजह से था, जो एक भद्दे जोक की वजह से उन्हें गुस्सा आया शायद। शुक्रिया प्रशांत इस पूरी बातचीत के लिए। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी और परंपरा के मुताबिक रक्षाबंधन पर समाप्त होगी। यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। कोरोना वायरस के चलते अमरनाथ यात्रा 2 साल से बंद थी।